Hello everyone. Now we are going to start a topic which is too lengthy, so we will do it slowly in parts. Now we will read only a few entries. We will read goods exempt from tax. Then we will discuss about the list of services exempt from tax. Let's start our today topic. Power to grant exemptions from tax. Power किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन 11 एंड सेक्शन 6 ऑफ IGST, सेक्शन 11 ऑफ CGST एंड सेक्शन 6 ऑफ IGST. पावर टू ग्रांट एग्जम्पन्स. तो गवर्नमेंट को कैसे कैसे पावर है? गवर्नमेंट को पावर है कि बाय नोटिफिकेशन से वो गुड्स को एक्सेप्ट कर सकती है, स्पेशल काइंड ऑफ, बाय स्पेशल ऑर्डर एंड बाय गिविंग एक्सप्लेनेशंस. बाय गिविंग एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स कि नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर के 1 साल के अंदर वो नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर में कुछ चेंजेस कर सकती है. वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से, ना कि जब से एक्सप्लेनेशन दिया गया है. Where the government is satisfied that it is necessary in the public interest on the recommendation of the council by notification, exempt generally either absolutely not subject to condition and subject to such condition as may be specified. वो exempt कर सकती है या तो बिना किसी कंडीशन ने, absolutely, और subject to such condition as may be specified. with condition भी हो सकता है वो, और विदाउट कंडीशन भी हो सकता है. वूल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स लेविड thereon with effect from such date as may be specified. Power to grant exemptions where the government is satisfied that it is necessary to do so in the public interest on the recommendation of the council by notification, exempt generally either absolutely or subject to such condition. Wool or any part of tax leviable with effect from such date as may be specified. And second 11 subsections 2, where the government is satisfied it is necessary in the public interest on the recommendation of the council by special order under the circumstance of an exceptional nature. स्पेशल ऑर्डर किसके अंदर होगा? एक्सेप्शनल नेचर के गुड्स एंड सर्विसेज में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एग्जेम्प्ट कर सकती है, वूली एग्जेम्प्ट कर सकती है किससे? टैक्स से. The government may, if it consider necessary or expedient so to do, for the purpose of clarifying the scope and applicability of any notification in subsection 1 and any order issued in subsection 2, insert an explanation within 1 year to have a retrospective effect. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द गवर्नमेंट में इफ़ इट इज़ कंसिडर नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू शो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ क्लिफाइंग स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ, क्लेरिफाई करने के लिए स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शंस बाय स्पेशल ऑर्डर से अगर उन्होंने कोई एग्जम्पशंस दी है, और बाय नोटिफिकेशन से अगर उन्होंने कुछ एग्जम्पशंस दी है, तो इंसर्ट कर सकती है एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर टू हैव ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. आपको जो बातें याद रखनी है वो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है. जैसे कि सबसेक्शन 1 में वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, exempt जनरल आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन. और सबसेक्शन 2 में बाय स्पेशल ऑर्डर, सबसेक्शन 3 में बाय एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर एंड टू हैव ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. Goods exempt from tax. Everyday items used by the common man have been included in the list of exempted goods. अगर कोई कॉमन मैन के एवरीडे के जो आइटम्स हैं ना, उनको एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, एग, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल आर among the list of exempted goods. लिस्ट ऑफ सर्विसेज exempted फ्रॉम टैक्स. इसमें बहुत सारी एंट्रियाँ दी गई है. हम कुछ एंट्रियाँ पढ़ते हैं. एंट्री नंबर 1 में क्या है? एंट्री नंबर 1 में है बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शंस 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल पर्पस. इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशंस 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. एंट्री नंबर 1 में एग्जेम्पशंस क्लेम करने के लिए हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो कंडीशन है, वो तो एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए 12AA में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और द एंटिटी मस्ट कैरी आउट ऑफ वन ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटीज़. अब वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे. तो एंट्री नंबर 1 में हमें क्लेम करने के लिए 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. 12AA ऑफ IT एक्ट 1961 एंड charitable activities must be charitable activities and must be registered under
12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल persons and persons with several physical and mental disability, person affiliated with HIV and AIDS, person addicted to a dependence forming substance such as narcotic drugs and alcoholic, public awareness of preventive health, family planning and prevention of HIV infection, advancement of religious, advancement of educational programs, skill development relating to abandoned, orphan, homeless children, physically or mentally abused persons, prisoner, persons over the age of 65 years residing in rural areas, and preservation of environment including वाटरशेड्स एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर कोई मतलब जैसे कि कोई बरसात के पानी को रोकता है, इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो उसी को भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आएगी। तो सबसे पहले क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल person with physical mental disability, persons afflicted with HIV and AIDS, पर्सनस एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस। अगर कोई नशे, जैसे कि आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा नशे मुक्ति केंद्र जो इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को भी GST देने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। फैमिली प्लानिंग की कुछ लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों को भी GST देने की ज़रूरत नहीं है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, धार्मिक कार्यों से जो रिलेटेड है, उनको भी GST देने की ज़रूरत नहीं है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट एंड रिलेटिंग टू, अगर कोई एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं अबेंडेंड ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन के लिए, अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए जो हम एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल एंड मेंटली अब्यूज्ड पर्सन के लिए, अगर प्रिजनर कैदी के लिए अगर हम कोई एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, तो हमें GST देने की जरूरत नहीं है। पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर रेजिडिंग इन रूरल एरियाज, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Entry number 13. Services by persons by way of conduct of any religious ceremony, renting of precinct of a religious place meant for general public, owned or managed by an entity registered under sections 12AA of Income Tax Act and section 1023C V, 1023BBA, 1023C subsection V है पब्लिक रिलीजियस पर्पज़ के लिए एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जो एंटिटी होती है उनके लिए, उन पर लगता है ये सेक्शन 1023CV एंड 1023BBA उन एंटिटीज़ पर लगता है जो प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड फॉर पब्लिक, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। अगर रेंटिंग ऑफ प्रीनेक्ट ऑफ रिलीजियस प्लेस की अगर लिमिट एग्जिट कर जाती है तो उसमें एग्जम्पशंस लागू नहीं होता है। जैसे कि अगर हम रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर 1000 पर डे, वेयर रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस और कम्युनिटी हॉल और ओपन एरियाज एंड द लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे। एंड अगर हम जैसे कि कोई रिलीजियस प्लेस में आपने देखा होगा, अगर कोई शॉप ओपन है, अगर उस शॉप के चार्जेस अगर 10,000 पर मंथ से एक्सीड कर जाते हैं तो उन्हें GST देना पड़ेगा। तो वो एक्सेम्पशंस लिमिट से क्या हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं। सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्राएं जो संस्था प्रोवाइड करती है वो फैसिलिटेड बाय द गवर्नमेंट, बट इसकी कंडीशन है वो फैसिलिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और अभी केवल 2 ही फैसिलिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे कुमान मंडल विकास निगम लिमिटेड एंड हाज कमेटी ऑफ इंडिया। एंट्री नंबर 80, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर एंड स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो आज हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी वो सारी एंट्रीज जो रिलेटेड है वो चैरिटेबल पर्पज से रिलेटेड है। एंट्री नंबर 1, 13, 60 and 80. You can take a screenshot now.